गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। ज्वाइनिंग में आज थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो गई। जरा चैट ओपन करेंगे। अगर स्टूडेंट्स डेस्कटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं तो जरा चैट ओपन करेंगे और चैट में मैसेज लिखेंगे। राघव, कैन एनीवन So हियर? you are not audible. Sir, you are There on are mute. few phones. मैं म्यूट पर हूं। ओके, सॉरी, मुझे ही म्यूट कर दिया है। ओ माय गॉड। यस, अब अनम्यूट हो गया हूं। नाउ गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, Good sir. evening, sir. हाँ, Good evening, sir. आज ज्वाइन करने में गुड मुझे ही इवनिंग कुछ सर। प्रॉब्लम हो गई। मुझे ज्वाइन ही नहीं करने दे रहा था। खैर, चलिए, तो हमारे साथ आज काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। तो बेटे, हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर की कवरेज है वो हमने कर ली है। आज हम कुछ स्पेसिफिक जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो हम करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अभी तक उन्होंने कुछ प्रैक्टिस किया हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो, या मैं कंटिन्यू कर जाऊं? सर जो आपने बाकी सारे मेथड्स बताए थे फीफो लिफो और वैम के अलावा उन सब की भी हमें कुछ करना है। नहीं बेटे, वो तो आपको मेरे ख्याल से बुक में भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपने उनका कुछ भी नहीं करना है। तो सर आज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं। थ्योरी में मैं आपको बता देता हूं। थ्योरी की भी बात आज हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो पहले हम कुछ कंटिन्यू करें। हमारे पास अभी तक हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली है और अब हमारे पास करने के लिए क्या है, तो हम लोग चलते हैं बुक के पास और बुक में कुछ हम और बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो आज क्लास में फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हो तो मुझे बताएं। यस सर। यस कौन कौन, जरा बताएं। तान्या, तान्या बोल रही है? सर यस सर। तान्या स्वाति। तान्या ने आज फर्स्ट ज्वाइन किया और स्वाति ने। तो हमने वैसे जो दो सर क्लासेस पहले ली ऋतिक भी। ऋतिक भी, तो दो क्लासेस जो हमने पहले ली हैं वो हमने वैसे ग्रुप में भी डाल दी थी। क्या आपने वो देख ली हैं? यस सर। ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में ही हैं आप? यस सर। ठीक है। अगर आपने पहले वाली दो क्लासेस देख ली हैं तो कोई इशू नहीं है। आज मैं कुछ और डिफरेंट कंसेप्ट्स आपके साथ डील करूंगा। अब हमारे एग्जाम में नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी पैटर्न पर आते हैं कि परपेचुअल मेथड में आपने लीफो या फीफो से स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। तो 90% हमारे एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं। बट कई बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 8? बोलिए। यस सर। चलिए, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March अकॉर्डिंग टू AS2। कॉस्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक वॉज 2 लाख रुपीज। मतलब हमारे पास जो भी गोडाउन में स्टॉक था उसकी वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपीज। मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर हमें वैल्यू निकालने को कहा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू है? 2 लाख। नाउ कॉस्ट ऑफ स्टॉक हेल्ड एज कंसाइनी वॉज 40,000। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने ये टर्म कंसाइनी सुनी है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसाइनी? कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर एन एजेंट। कंसाइनी इज एजेंट। ओके, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक हेल्ड एज कंसाइनी। चलिए, कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनी? यहां पर हम ये जो स्टॉक हेल्ड कर रहे हैं 40,000 रुपीज का, ये एज अ ऑनर हमने हेल्ड किया हुआ है या एज अ एजेंट हमने हेल्ड किया हुआ है? ये बताइए। सर एज एन एजेंट। एज एन एजेंट हेल्ड किया हुआ है। इसका मतलब कि मैं इसका ऑनर नहीं हूं, इसका ऑनर मेरे जो भी कंसाइनर हैं वो हैं। तो क्या ये 40,000 रुपीज का स्टॉक जो मैं एजेंट की तौर पर हेल्ड कर रहा हूं, क्या ये मेरा स्टॉक है? क्या मैं इसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा? नो सर। No, sir.
क्योंकि मैं इसका ऑनर नहीं हूं इसीलिए मैं इसे अपने स्टॉक में नहीं दिखा सकता। तो पॉइंट नंबर 2 सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि 2 लाख के स्टॉक में एक स्टॉक एज एन एजेंट मैंने हेल्ड किया हुआ है, इसको मैं एक्सक्लूड करूंगा। नेक्स्ट, स्टॉक वॉज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ 150% ऑफ कॉस्ट। नॉर्मली जो भी हम स्टॉक रखते हैं उसे हम जब सेल करते हैं तो हमें 150% ऑफ द कॉस्ट रियलाइज होती है, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग गुड्स। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डैमेज, तो हमारे कुछ गुड्स हैं जो कि डैमेज हो गए हैं, एंड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 10% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस वॉज नेसेसरी टू रियलाइज द कॉस्ट। ओके, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज योर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस योर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर आपने उसमें कुछ कंप्लीशन कॉस्ट इंकर करनी है तो वो लगाइए, और माइनस योर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेकिंग सेल। इसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नाउ क्वेश्चन सेज गुड्स costing 10,000 were damaged and an expenditure of 10% of normal selling price was necessary to realize the cost. इसका मतलब हमारी कॉस्ट है 10,000। ओके, नाउ इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बताएं क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बताएं कितना होना चाहिए? 150% ऑफ कॉस्ट। 150% ऑफ कॉस्ट। So 150% of cost is 15,000. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Now the question says, expenditure of 10% of normal selling price was necessary to realize what? बोलिए। The cost. इसका मतलब यह है कि ये गुड्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल नहीं हो पाएंगे। हमें अगर कॉस्ट भी रिकवर करना है तो 10% ऑफ एक्सपेंडिचर हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 10,000 और इसमें कोई कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मेकिंग सेल्स है विच इज 10% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। सो इसकी एनआरवी होनी चाहिए 8500। सभी स्टूडेंट बताएं, क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दो। क्वेश्चन सेज कि आपके पास स्टॉक में कुछ गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट है 10,000, ऑल्दो आप उन्हें सेल करते हैं एट 150% ऑफ द कॉस्ट, मतलब इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 15,000, बट ये गुड्स आपके डैमेज हैं और आपको एक्सपेंडिचर करना होगा 10% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये एक्सपेंडिचर करना होगा टू रियलाइज द कॉस्ट। इसका मतलब ये गुड्स डैमेज हो चुके हैं। 15,000 तो छोड़ो, जो इसकी कॉस्ट है 10,000, अगर वो भी आप रिकवर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 10% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब 1500 का खर्चा करना होगा। तो दैट मीन्स इसका जो एनआरवी है वो 8500 है। 10,000 रुपीज रिकवर करने के लिए 10% ऑफ 15,000 ये आपको खर्च करना होगा। तो कॉस्ट 10,000, एनआरवी 8500। बताएं वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू कितनी दिखानी होगी? 8500। 85. ठीक है, पॉइंट नंबर ए क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर बी, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वर डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जो 20,000 की कॉस्ट करते हैं जो कि इतना डैमेज हो गए हैं कि अब रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे, एंड वर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 5,000 ओनली। यानी इनका एक्सपेक्टेड एनआरवी आपको दिया हुआ है खर्चा काटने के बाद नेट 5,000 रुपीज। नाउ आपके पास कॉस्ट ऑफ स्टॉक थी 2 लाख। अब सभी ध्यान देना,
इसमें से उन्होंने कहा कि आपने हेल्ड किया हुआ है एज अ कंसाइनी 40,000 के गुड्स। इसका मतलब अदर गुड्स जिनके आप ऑनर हैं उनकी कॉस्ट हो गई 160। इसमें से उन्होंने कहा पॉइंट नंबर ए 10,000 की कॉस्ट के गुड्स हैं जिनकी एनआरवी है 8500। बी पॉइंट में उन्होंने कहा कि इसमें 20,000 की कॉस्ट के गुड्स हैं जिनकी एनआरवी है 5,000। बच गए अदर, यानी 1,30,000। इन्हें आप 150% ऑफ कॉस्ट पर सेल करोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमसे पूछा गया कि स्टॉक की वैल्यू बताइए, तो स्टॉक की वैल्यू होगी एक तो ये 130। बोलिए यस और नो, बोलिए। Yes. यस सर। प्लस क्योंकि ये गुड्स डैमेज हैं और इनकी एनआरवी बिलो कॉस्ट है, और प्लस ये, तो हमारी स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 प्लस 8500 और प्लस 5000। बताइए जी, क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? क्वेश्चन में एक छोटा सा कंसेप्ट था कि कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर लेना था, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू आपको कंप्यूट करके दिखानी थी पॉइंट नंबर ए में, और इसमें कुछ भी नहीं था। बोलिए, आगे बढ़े। सर अगर थर्ड पार्ट में हम्म। 150% जो है वो कम आता तो हम उसको लेते। अगर फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में वो जो आपने डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसमें दो पॉइंट हैं ए और बी। अगर सी में 150% अभी तो ज्यादा आ रहा है, अगर कम आता तो हम वो लेते। ऑब्वियस सी बात है। अब ये तो नहीं हो सकता कि नॉर्मली जो गुड्स है आपके वो भी सेलिंग प्राइस की कम हो जाए। तो नॉर्मली गुड्स की सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। ये दोनों हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स थी, और एएस इसके बारे में ही तो कह रहा था कि आपको कॉस्ट ऑन एनआरवी विच एवर इज लोअर लेना है। बोलिए, आगे प्रोसीड करें। Yes, sir. इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 33 पर। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। दो कंसेप्ट हैं, एक तो लॉस ऑफ गुड्स है और दूसरा रिटर्न ऑफ गुड्स। तो सबसे Sir? पहले चलिए, हाँ जी, सर सॉरी टू इंटरप्ट, वो इलस्ट्रेशन 8 का जो आपने आंसर बताया 8500 निकाला है हम लोगों ने, उनका मतलब जो बुक में है वो तो एकदम अलग ही है, उनका तो आंसर एकदम डिफरेंट है, सोल्यूशन भी पूरा डिफरेंट है। क्या आंसर है बुक में? सर जो 15,000 का एक्सपेंडिचर था वो एक निकाल के एक सेकंड रुकिए। जी। पेज नंबर 17 है। हाँ जी, बोलिए, पेज नंबर 17। सर इसमें जैसे हमने निकाला है 8500, मतलब आंसर निकाला है कि जो हम लिखेंगे वो डिफरेंट, हमने लिखा है तो अलग तरीके से लिखा है, और यहाँ पे जो है सोल्यूशन एकदम डिफरेंट है, प्लस आंसर्स भी डिफरेंट है। बेटे, प्रेजेंटेशन अगर बुक की हमें समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। प्रेजेंटेशन एक सेपरेट थिंग है, ये कोई डेबिट क्रेडिट या फॉर्मेट नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपको कैसे समझ में आती है और फिर उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो, इसके लिए हम बाउंड नहीं है कि हम बुक वाला ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। इसमें कंसेप्ट क्या था आपको क्लियर हो गया। कंसेप्ट था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और एनआरवी कैसे निकालेंगे हमने वो आपको बता दिया था। ओके सर, थैंक यू। यहां पर हमारा जो टास्क था वो आपको समझाना था कि एनआरवी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 रियलाइज करने के लिए मुझे 1,500 रुपीज की एक्सपेंडिचर लगानी होगी। तो मोस्ट सिंपलेस्ट जो वे हो सकता था वो ये हो सकता था, इसलिए मैंने ये बताया। यस सर, ओके, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 33 पर।
लॉस ऑफ गुड्स। लॉसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं एबनॉर्मल। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा व्हाट इज नॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? Normal loss which occurs due to pilferage or due to सर नॉर्मल लॉस फिर भी एक्सपेक्टेड होता है और हमने उसके लिए कभी कभी प्रोवाइड भी किया होता है, बट एबनॉर्मल का हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि कब हो गया, जैसे लॉस बाय फायर हो गया। ये एक्सपेक्टेड है और ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक कहा आपने। बट इससे हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी ना आ पाई हो, तो और कुछ इसमें एडिशन करना चाहे कोई स्टूडेंट? सर एबनॉर्मल लॉस इंश्योर्ड हो सकता है, नॉर्मल लॉस इंश्योर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस नहीं हो सकती, एबनॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस हो सकती है। कहां से पढ़ लिया आपने ये आपके माइंड में सर आया या जैसे कहीं से पढ़ा था? लॉस एंड नहीं सर, कहीं यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, यूट्यूब पर देखा था। ओह वाह, तो यूट्यूब पर जहां से देखा होगा उन्होंने नॉर्मल एबनॉर्मल के बारे में और भी तो कुछ समझाया होगा, वो ये नहीं याद रहा और ये याद रहा कि इंश्योरेबल है। और बताएं, और बताएं, इतने सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। अभी एक आधे साल के बाद कॉलेज प्लेसमेंट करा देगा, आपकी इंटरव्यू कराएगा, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। जल्दी से बताएं, क्या गूगल सर्च कर रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो? देखो, नॉर्मल लॉस की हम बात करते हैं तो मुझे ये शायद किसने बताया था, ये एक्सपेक्टेड है? बोलो बेटे, किस स्टूडेंट ने ये बताया था कि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है और एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड है? आस्था। ओके, आस्था आपने ठीक कहा था, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। नॉर्मल लॉस वो है जो कि नोन है, नॉर्मल लॉस वो है जो अनअवॉइडेबल है। क्यों अनअवॉइडेबल है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि ये लॉस होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हम गुड्स ले करके आते हैं, उस गुड्स में जिसमें भी हम डील करते हैं, हमें उसके नेचर के बारे में पता है और हमें पता है कि इस गुड्स को हैंडल करने में ये लॉस होगा या ये लॉस नहीं होगा। अगर आपको पता है कि इस गुड्स में ये लॉस होना है, इट इज ऑलरेडी नोन, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम इसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अब बहुत कम गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम नॉर्मल लॉस के बारे में आपको समझा पाए। तो सबसे पहले इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल जो हर कोई समझता है, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, आपको पता है पेट्रोल का एक नेचर है कि जब भी वो एनवायरनमेंट के टच में आएगा बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। प्लस सपोज कोई पर्सन ग्लास में डील करता है, तो ग्लास का भी आपको नेचर पता है कि ग्लास जो है वो हमारा जो है टूट सकता है क्योंकि उसका नेचर ऐसा है। तो हर बिजनेसमैन अपने पास एक कैलकुलेशन लेकर के चलता है कि जिन गुड्स को मैं डील कर रहा हूं इसमें मेरे पास इतना परसेंट, 1% या 2% का लॉस होगा और इस लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। बोलिए क्या बताया मैंने? ऐसा लॉस जो कि प्रोडक्ट के नेचर की वजह से है, इसीलिए वो अनकंट्रोलेबल है, इसीलिए वो अनअवॉइडेबल है। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। यस सर, एक बार Yes, लास्ट sir. रिपीट करेंगे, आपकी आवाज हल्की सी कट गई थी। नॉर्मल लॉस इज दैट लॉस विच अकर ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और द नेचर ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहली बात, ये प्रोडक्ट के नेचर की वजह से अकर करेगा या आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से अकर करेगा। ओके, नंबर 2, इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज नोन इन एडवांस, आपको पहले से पता है कि ये लॉस होगा ही होगा, देन इट इज नोन एज नॉर्मल लॉस। अब जैसे मान लीजिए कोई वुडन वर्क करते हैं, तो वुडन वर्क करते हैं तो उन्हें पहले वुड के ऊपर मान लीजिए उसको थोड़ा सा
प्रोसेस ऐसा है कि उनको थोड़ा सा फिनिश करने के लिए वो डस्ट बन जाएगा वुड। तो इस तरह के जो लॉसेस होते हैं वो नॉर्मल लॉसेस होते हैं, बहुत कम ट्रेड में होते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं? जितने भी बाकी के लॉसेस हैं वो आपके एबनॉर्मल लॉसेस हैं। वो क्यों अकर हुए? ड्यू टू मिस्टेक अकर हो गए, ड्यू टू मिस हैंडलिंग अकर हो गए। तो आप जितने भी लॉसेस का नाम लेंगे, आप अगर कहते हैं कि लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर प्रोडक्ट की गलती से हुआ या हमारी गलती से हुआ? अब मान लीजिए किसी का कपड़े का शोरूम है और कपड़े के शोरूम में आग लग गई, तो ये उसकी गलती थी, उसने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, कपड़ा अपने आप तो जल नहीं सकता। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे के सारे हमारे एबनॉर्मल लॉसेस हैं। हमें यहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल को सिर्फ इसीलिए समझना है कि अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो इसको कौन बॉर्न करेगा? इट इज बॉर्न बाय द बिजनेस एंटिटी। मुझे बताइए, अगर हमारा लेट अस सपोज कपड़े का व्यापार है और हमारे गोडाउन में आग लग जाती है और मैं अपने कस्टमर से कहता हूं देखो यार मैं बहुत दुखी हूं, मेरे कपड़े के गोदाम में आग लग गई, नुकसान हो गया, तू 100 रुपीज की बजाय अब मुझे ना 500 रुपए दे दे, क्या वो मुझे देगा? जल्दी नहीं बोलिए। सर। वो नहीं No, देगा। sir. नो नो सर। तो इसका मतलब जो एबनॉर्मल और नॉर्मल का अकाउंटिंग में हम डिफरेंशिएशन करते हैं अकाउंटिंग के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव समझिए कि ये लॉस बिजनेस एंटिटी को अपने आप उठाना पड़ेगा, ये आपके P&L में जाएगा। क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सिंपल है समझना, आपको नॉर्मल लॉस में है। छोटा सा कंसेप्ट है। नॉर्मल लॉस क्या कहता है? सपोज कीजिए मैंने 100 लीटर ऑफ पेट्रोल बाय किया एट द रेट ऑफ 90 रुपीज। कितने का हो गया? 9000। ओके, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है, लाइक पेट्रोल है, मैंने 100 लीटर पेट्रोल बाय किया एट द रेट ऑफ 90 रुपीज, तो इसकी वैल्यू आ गई 9000। और मुझे पता है इस पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने में 1% पेट्रोल का लॉस होगा। तो बताएं कितना लॉस होगा? 1 लीटर। जल्दी बोलिए ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. नाउ नॉर्मल लॉस 1 लीटर हुआ तो मुझे अल्टीमेटली 99 लीटर मिला 9000 रुपीज का। अब बताइए इसकी कॉस्ट क्या होगी? 90.90। 9000 डिवाइडेड बाय 99, ये हो गया 90.90 या 90.91 अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे ये 1 लीटर का लॉस हुआ, इसे हम लॉस कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे अपने कस्टमर से रिकवर करते हैं। हम कहते हैं जी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल जो है उसकी कॉस्ट है 90.91, इसमें आप मुझे मेरा मार्जिन और दोगे। अब अगर कस्टमर कहेगा कि जी मैं आपको ये 90.91 नहीं देता, तो मैं कहूंगा कि आप कहीं और से ले लो। अगर आप किसी और पर्सन से भी लेने जाओगे तो ये लॉस उसको भी हो रहा होगा। तो नॉर्मल लॉस जो होता है वो सबको होता है, क्योंकि प्रोडक्ट के नेचर की वजह से होता है। इसकी वजह से बिजनेसमैन इस लॉस को बॉर्न नहीं करता। वो क्या करता है, वो आपके रॉ मटेरियल की या प्रोडक्ट की कॉस्ट को इस लॉस की वजह से इंक्रीज कर देता है और फिर इसको रिकवर करता है। तो देखिए अब आपने क्या समझना है, समझना यह है कि नॉर्मल लॉस की वजह से मेरा प्राइस रिवाइज होगा, एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरा प्राइस रिवाइज नहीं होगा। मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं, तब आपको बात समझ में आएगी। आइए जी पढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस थी, लॉस बाय फायर। बताओ नॉर्मल या एबनॉर्मल? लॉस बाय एबनॉर्मल। एबनॉर्मल सर, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल की प्राइसिंग तो आप वही नॉर्मल तरीके से करेंगे जैसे आप इशू की प्राइसिंग करते हो। उसके बाद क्वेश्चन सेज आपने फिर इशू किया, फिर परचेज किया, अब आ गया नॉर्मल लॉस। नाउ concept is due to normal loss we will
increase our cost of unit. हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे. देन फिर इशूड, देन फिर परचेजेस, देन इशूड. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th April if company follows perpetual system and company is using weighted average method. आइए जी बनाते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस. इलस्ट्रेशन नंबर थी 20. डेट, रेसिप्ट्स, इश्यूज एंड बैलेंस. डेट, रेसिप्ट्स, इश्यूज एंड बैलेंस. जब ड्रॉ कर लेंगे तो मुझे बताएंगे. और अकाउंटिंग का एक रूल है कि जब तक आप अपने हाथ से नहीं बनाएंगे आपको एग्जाम में ये बनने वाला नहीं है, आप भूल जाएंगे. जब ड्रॉ कर लेंगे तो मुझे बताइएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा. कर लिया सर. ओके. नाउ April 1 opening stock 500 units at the rate of 40. तो 1st April 500 units at the rate of 40 amounts to 20,000. बोलिए, पहली ट्रांजैक्शन तो सिंपल है. नेक्स्ट, परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 35. फिर आपने परचेज किए हैं 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 35. डेट थी 7th of April. मुझे बताएं कौन सा मेथड है ये? वेटेड एवरेज मेथड. मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूं. वेटेड एवरेज मेथड ये कहता था कि ये जो वैल्यू है इसको आप ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो गई 27,000 और क्वांटिटी को भी ऐड कर देंगे 700. अगर चैट ओपन है तो मुझे बताएं इसकी यूनिट वैल्यू क्या आ रही है? मेरे पास इसकी यूनिट वैल्यू आ रही है 38.57 और डेसिमल्स के कारण अगर आप 3 डेसिमल लेना चाहें 3 ले सकते हैं तो 38.57. नेक्स्ट, April 9. April 9 को लॉस बाय फायर हुआ 50 यूनिट्स का. लॉस बाय फायर 50 यूनिट्स. तो एबनॉर्मल लॉस में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इशू के जैसे ही ट्रीट करना है. 38.57 इंटू 50. अब वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो 1928 ले लें कि 9 ले लें? बोलिए क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? 1928 आ रही है या 1929 आ रही है? $1,928.5 तो जैसे भी आप लेना चाहें, इसमें एग्जाम में आप सोचिएगा नहीं कि 28 ले लें या 29 ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं. 27,000 माइनस 1929, ये वैल्यू आ गई 25071. मुझे बताएं क्या एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारी अकाउंटिंग में कोई चेंज आया? क्या स्टोर्स लेजर में कोई चेंज आया? बेटे जल्दी जल्दी बोलिए, आज मैंने आपको इसको कंप्लीट करना है चैप्टर को. नो सर. एबनॉर्मल लॉस की वजह से कोई चेंज नहीं आया. ओके. नाउ नेक्स्ट इज April 11 issued 300 units. April 11 issued 300 units. So 300 into 38.57, 11,571 minus 25071, I think 13,500, 350
and 38.57. आफ्टर 11th अप्रैल 13th अप्रैल को परचेज किए हैं 250 यूनिट्स। परचेज किए हैं 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 42। 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 42, 10,500। वैल्यू को करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगी 24,000 और ये हो जाएगी आपके पास 600 और ये होगा आई थिंक 40। ओके, then there is a normal loss of stock 30 units. Date is 18th April. Normal loss of 30 units. Okay, now अब यहां पर normal loss, cost of normal loss units is to be borne by good units by increase in cost of good units। अब ये लाइन हमने समझनी है, पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से किया गया है कि नॉर्मल लॉस सभी को अकर करता है, इसीलिए ये बिजनेस प्रैक्टिस होती है, ट्रेड प्रैक्टिस होती है कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा हम बचे हुए गुड यूनिट्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। नाउ हमारी जो पहले टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स थी 24,000 थी, बोलिए। यस। ठीक है, यस सर। नाउ आपने जो नॉर्मल यूनिट्स आपके लॉस्ट हुए 30 यूनिट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस यूनिट्स की वजह से कोई सेल प्राइस रियलाइज नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल लॉस यूनिट्स की वजह से हमें कुछ मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलता। हमारे पास 600 यूनिट्स थे, अब हमारे पास 30 यूनिट्स लॉस्ट हो गए, तो अब वही वैल्यू 24,000 ली जाएगी, लेकिन यूनिट्स हो जाएंगे 570। इस वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और ये हो जाएगी 42.105। ओके, यहां पर कोई प्राइसिंग नहीं डालूंगा, यहां डालूंगा 570, वैल्यू लूंगा 24,000 और बस स्टूडेंट को समझाना है कि ये प्राइस क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है कि अगर नॉर्मल लॉस अकर करेगा तो उसकी वजह से बाकी गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज किया जाएगा और उस लॉस की रिकवरी गुड यूनिट्स के साथ की जाएगी। बोलिए, ये बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। इसके बाद का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो सिंपल है, उसमें कोई भी खास बात नहीं है। ओके, यस आइए सर। अब हम चलते हैं थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर। बेटे थ्योरी में एक तो आपसे पूछा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे थ्योरी में पूछे जाएंगे। ओके, मुझे ये बताइए कि क्या आप में से किसी के कॉलेज में भूषण कुमार गोयल की बुक लगी हुई है? यस सर। ठीक है, पायल ने बताया। Yes, कौन sir. सा कॉलेज है बेटे पायल? यस सर। किरोड़ीमल कॉलेज। किरोड़ीमल कॉलेज। ऋतिक तुम्हारा? सर किरोड़ीमल। किरोड़ीमल कॉलेज। ओके, तो भूषण कुमार गोयल की जो बुक है वो बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं दिखाता हूं, उसमें चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 में
कहां पर होगा ये? इलस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर 43। अब यूनिवर्सिटी को 2021 में ओपन बुक एग्जाम लेना पड़ा। अब आप देख सकते हैं कि ये ओपन बुक एग्जाम का क्वेश्चन है 2021 का, दिखाई दे रहा है? बेटे जल्दी से हाँ या ना बताइए ना। यस यस सर। यस सर। अब अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन आपका अब की बार भी हुआ तो समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। मतलब कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो कि स्टूडेंट को कहीं टेनियर में ना मिले, जो कि स्टूडेंट को कहीं बुक में ना मिले। तो ऐसे में अटेम्प्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हम यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं और वो हमसे लीग से हट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर मैं पढ़ूंगा तो पहली बार इसकी रीडिंग में समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या है। इसीलिए आप प्रे कीजिएगा कि ओपन बुक एग्जाम ना हो, और अगर हो तो प्लीज भगवान प्रोफेसर को सद्बुद्धि देना कि वो ऐसा क्वेश्चन ना पूछे। पढ़े मैं क्वेश्चन? बोलिए पढ़ूं? यस सर। यस राज्यस्थली लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ओम। एक कंपनी एक ओम नाम से प्रोडक्ट बनाती है यूजिंग अ रॉ मटेरियल M1, और इसमें एक रॉ मटेरियल लगता है M1। कंपनी टुक बैंक ओवरड्राफ्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग 10,000 किलोग्राम ऑफ मटेरियल 1 एट 100 रुपीज पर केजी। मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया, 10,000 किलोग्राम का मटेरियल परचेज किया एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर केजी। Purchase price includes GST at the rate of rupees 10 per kg in respect of which full credit is admissible। देखिए जीएसटी, बिजनेसमैन को एक जीएसटी का टैक्स लगता है जो कि वो अपने कस्टमर से चार्ज कर लेता है, इसीलिए वो रिकवरेबल है। यहां पर लिखा हुआ है कि आपने जो गुड्स बाय किए हैं 10,000 किलोग्राम ऑफ मटेरियल 1, उसका प्राइस था 100 रुपीज पर केजी। सभी बच्चे ध्यान से देखना, M1 था 100 रुपीज पर केजी, और परचेज प्राइस इंक्लूड्स जीएसटी एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर केजी। क्या 100 रुपीज में 10 रुपीज का जीएसटी इंक्लूडेड है? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, यस क्योंकि ये उसमें इंक्लूडेड है और ये कस्टमर से रिकवर किया जाता है, और जीएसटी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पहले इसके बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, तो जो जीएसटी का पार्ट है, क्योंकि वो बिजनेसमैन को कस्टमर से रिकवर होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा था बिजनेसमैन को प्लीज ये 10 रुपीज अपनी कॉस्ट में से बाहर कर देना। मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि बिजनेसमैन को जीएसटी कस्टमर से मिल जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा था कि जो जीएसटी है आप उसे कॉस्ट में से एक्सक्लूड करेंगे। एवरीबडी क्लियर? जल्दी बोलिए। यस सर। कोई डाउट है तो पूछिए, इतनी देर से रिस्पांस नहीं आना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने कोई प्राइस पे किया है, कुछ आप ले करके आए हैं, तो अगर उस प्राइस में से आपको कुछ रिकवरी होनी है, चाहे गवर्नमेंट से होनी है चाहे किसी और से होनी है, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 100 रुपीज का रॉ मटेरियल है, 10 रुपीज का जीएसटी उसमें इंक्लूडेड है, उसको हटाइए, आपका रॉ मटेरियल 90 रुपीज केजी का है। ये इसका सिंपल सा मतलब है। नेक्स्ट, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 40,800। आपको फ्रेट एटसेट्रा खर्च करना पड़ा 40,800। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटेड टू 25,000। जो बैंक ओडी आपने लिया था उसके ऊपर 25,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। नॉर्मल ट्रांजिट लॉसेस 2%।
मुझे बताएं, अभी अभी आपने नॉर्मल लॉस पढ़ा था, और नॉर्मल लॉस में हमने ये पढ़ा था कि जो नॉर्मल लॉस होगा उसकी वजह से मेरे गुड्स यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कंपनी एक्चुअली रिसीव 9760 किलोग्राम एंड कंज्यूम्ड 9500 किलोग्राम। अच्छा, अगर क्वेश्चन पढ़ते हुए नहीं भी समझ में आए तो घबराना मत, अभी हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे और ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, पहली बार देखने में आ रहा है तो पहली बार पढ़ने में दिक्कत तो होगी। कंपनी ने 9760 किलोग्राम रिसीव किया, उसमें से 9500 उन्होंने कंज्यूम किया। 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। एक यूनिट बनाने में 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो थे वो 1,20,000 के थे, नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 की थी। आप क्वेश्चन का फ्लो देख रहे हो, कितनी सारी बातें बता रहा है, आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा है? बोलिए यस और नो। यस सर। देख रहे क्वेश्चन का फ्लो देखिए कि वो आपको एक केस स्टडी के तरीके से क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम कनेक्ट भी नहीं हो पा रही कि हमें क्यों दे रहा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल्स की 7,50,000 की एट द रेट ऑफ 750। ठीक है, देयर वर नो ओपनिंग इन्वेंट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। पहले हम वापस चलते हैं और मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट लिखना शुरू करेंगे AS2। बोलिए तैयार हैं? मैं आपको AS2 की समरी Yes. लिखवाऊंगा, और जब AS2 की समरी लिखवाऊंगा तब आप कनेक्ट कर पाएंगे कि पता नहीं हमें थैंक्स हाथ जोड़ने पड़ेंगे उस प्रोफेसर के आगे जिसने ऐसा पूरा का पूरा AS एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिया। तो मैं आपके साथ AS2 का एक ब्रीफ नोट करवाने जा रहा हूं, फटाफट मेरे साथ नोट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है कि AS2 के ऊपर नोट लिखिए। तो मैं आपके साथ यहां पर लिखूंगा और मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है। लिखिए दिस AS, लिखते जाएंगे, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन था क्या। दिस AS डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। पहली सिंपल सी लाइन है, AS जब भी स्टार्ट किया जाता है तो AS का इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमने ये AS क्यों बनाया। तो वो कह रहे हैं हमने ये AS बनाया सो दैट हम डिटरमिन कर सकें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस। हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को डिटरमिन कर सकें और अपने COGS को अकाउंटिंग में शो कर सकें एज एन एक्सपेंस। और यहां पर एक पॉइंट और साथ में लिखा, इंक्लूडिंग एनी रिटर्न डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ सिंपल सी बात कह रहा है कि इस AS का ऑब्जेक्टिव क्या था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डज नॉट अप्लाई टू। उन्होंने 3-4 केसेस दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इन 3-4 केसेस में हम AS2 को अप्लाई नहीं करते। ठीक है, पहला WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके ऊपर AS7 एप्लीकेबल होता है। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS7। अब जब आप लिख लेंगे तो मुझे बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी अकाउंटिंग की एंट्री पूछना चाहता हूं। क्या पूछें? Yes. ठीक है, लिख लिया।
सर जब हम क्लास 11th में थे, जब हमने अकाउंटिंग को पढ़ना स्टार्ट किया था, तब हमें बताया गया कि जब हम गुड्स को बाय करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, बताएं। गुड्स को बाय करने की एंट्री परचेज बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या टू परचेज कैश। अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो हमारी क्या एंट्री होती है? सर एसेट फर्नीचर टू फर्नीचर टू कैश। कैश। फर्नीचर या एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू सप्लायर, बिल्कुल ठीक। अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है और फिर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो परचेज। ठीक है। तो एस कहता है कि जो बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है या कोई अदर अंसल बिल्डर्स हैं, जिनका काम है प्रॉपर्टीज को डेवलप करना, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए फ्लैट क्या होता है, हाउस क्या होता है, एक एसेट होता है। लेकिन उनके लिए क्या होता है, गुड्स होते हैं। बोलिए। यस सर। तो लेकिन AS2 कहता है कि उनकी गुड्स की जो नेचर है ना, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसलिए हमारा AS, भले अंसल वाले कह रहे हैं कि मेरे पास 50 फ्लैट की इन्वेंट्री पड़ी है, उनके लिए फ्लैट इन्वेंट्री है, लेकिन AS2 कहता है कि हमारा AS आपके ऊपर नहीं लगेगा, आपको AS7 अप्लाई करना है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर अंसल वाले कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो उसे अपनी बैलेंस शीट में भले स्टॉक दिखा रहे हैं, लेकिन AS2 उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलिए, क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे लिखिए, WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। तीसरा लिखेंगे शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगता है। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर आपके पास कोई लाइफ स्टॉक की इन्वेंट्री है, मान लीजिए आजकल बहुत देखा गया है शहरों में लोग एनिमल ब्रीडर्स का काम कर रहे हैं, तो अगर कोई एनिमल ब्रीडिंग का काम करता है, हॉर्स ब्रीडिंग करा रहा है, डॉग ब्रीडिंग करा रहा है, कोई और एनिमल की ब्रीडिंग करा रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरा बिजनेस क्या है, लाइव स्टॉक को सेल करना। तो AS2 कह रहा है कि हमारा ASB आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलिए बेटे, ये Yes, sir, सिंपल सी clear. बातें हैं। बस आप बात करते रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने लिख लिया, आपने समझ लिया, और मैं आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। उसके बाद AS कहता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। नाउ AS कहता है डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री में कि इन्वेंट्री आर एसेट्स। तो मैं थोड़ा सा ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बनाते हुए चल रहा हूं, सो दैट आप एग्जाम टाइम में इसको देखकर क्विकली रिवाइज कर सके। तो इन्वेंट्री क्या है? तो उन्होंने कहा इन्वेंट्री मींस एसेट्स विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। थ्योरी के पार्ट को थोड़ा सा स्पीडी लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले पार्ट में वो फिनिश गुड्स की बात कर रहा है कि अगर आपका बिजनेस है, आप कुछ बाय करते हैं और आप उसे बिजनेस में नॉर्मली सेल करते हैं, तो हम उसे इन्वेंट्री कहते हैं। सेकंड है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। अगर आप कुछ बाय करते हैं, अगर आप कुछ बाय करते हैं और उसको आप यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, तो इसे बोलते हैं हम WIP। लिख लेंगे तो चैट में आप यस लिख देंगे ताकि मैं आपको समझा पाऊं। जल्दी बोलिए। सर प्रोडक्शन के बाद क्या लिखा है आपने? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सानिया ने कहा कि लिख लिया है, वेरी गुड। अब सानिया
आप लोगों ने लिख लिया, वापस चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन कह रहा था कि राज्यस्थली लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ओम, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं ओम, और इस प्रोडक्ट को बनाने में वो एक रॉ मटेरियल यूज करते हैं M1। तो वो यहां पर आपके साथ बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स, WIP। सभी बच्चे ध्यान देना, तीसरे पार्ट की वो बात हमारे साथ करने वाले हैं, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी इन्वेंट्री के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है फिनिश गुड्स, हमारे क्वेश्चन में ओम फिनिश गुड्स है। एक होता है WIP, मतलब जो तैयार नहीं हुआ, और तीसरा होता है रॉ मटेरियल, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में था M1। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ठीक है। यस सर। इसके बाद आप अगला कंसेप्ट जानते हो, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। मैं डायग्रामेटिकल फॉर्म में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको रिवीजन जल्दी से हो जाए, फिर आप इसको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो थ्योरी पॉइंट वाइज लिख के आइएगा। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज should be valued at lower of, बताएं क्या? कॉस्ट और NRV। NRV और कॉस्ट। वेरी गुड। हमने इस पर 2-3 बार क्वेश्चन भी कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब यहां से स्टार्ट होता है कि सर कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, और ये क्वेश्चन अब इस पार्ट के ऊपर बेस्ड है। AS कहता है कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स। चलिए, हमने तो पूछा ही नहीं किसी बच्चे से, बच्चों ने हो सकता है कॉलेज में इन्वेंट्री पढ़ा हुआ था। बताइए, कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स कौन कौन सी? फर्स्ट इज Cost of Purchase. purchase. कॉस्ट ऑफ परचेज। वेरी वेरी गुड। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज में हमें क्या लेना है? तो हमें लेना है परचेज प्राइस, और अभी मैंने आपको बताया था एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल ड्यूटीज। बताइए, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अगर आप यहां लिखना चाहें तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि मैं GST के बारे में कह रहा हूं। ये GST आपको किसी ना किसी फॉर्म में रिफंड हो जाता है, प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस ऑन परचेज। ठीक है? बोलिए, चैट में लिख दीजिए। ठीक है, लिख लिया तो यस कर दीजिए। यस सर। ठीक है। नाउ जहां पर भी आप ये AS को नोट कर रहे हैं, उसके बाद एक पेज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ओके? एक पेज ब्लैंक छोड़ने के बाद में फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आइए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। नाउ राज्यस्थली। सर, हाँ जी। एक मिनट वापस से दिखाना चाहते हैं, लिखा था कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ। कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स, कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज में AS कहता है कि आप परचेज प्राइस लेंगे, और मैं इसकी आपको ब्रीफ बता रहा हूं क्योंकि बुक से पढ़ने में टाइम लगेगा। उसमें आपने एक्सक्लूड करनी है
रिफंडेबल ड्यूटीज जिसका एग्जांपल है जीएसटी, और अगर आपकी परचेज में कोई फ्रेट का एलिमेंट था, कोई इंश्योरेंस का एलिमेंट था, तो वो आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि आपको एक पेज छोड़ने के बाद में फिर लिखना है, और मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं। मैं स्पेस बना लूंगा बाद में, तो आप ये मत कहना सर आपने बताया नहीं। अभी हमारा ये एएस लगभग एक पेज में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं, पेज नंबर था 43, इलस्ट्रेशन नंबर 24। अब आराम से आप यहां पर देखिए और फिर मैं कनेक्ट करता हूं। Rajasthali Limited manufactures a product OM using raw material M1. Company took bank overdraft at the rate of 15% and purchased 10,000 kilogram of material 1 at 100 rupees per kg. Now, cost of raw material 10,000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 100, यहीं पर ही माइनस कर दूं 10 रुपीज। क्या ये जीएसटी जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी 10 रुपीज, हमारा एएस कह रहा है क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बोलिए। नो क्योंकि इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बिकॉज इट इज एडमिसिबल एज क्रेडिट। क्रेडिट मतलब रिफंड मिल जाएगा। तो यानी कि इसकी आपकी वैल्यू हो गई 10,000 इंटू 90, 9 लाख रुपीस। बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ कि हमने 100 रुपीज नहीं लेना कॉस्ट में, 90 रुपीज लेना है, क्योंकि एएस कह रहा है कि ये आपको रिफंड हो जाएगा। एएस कह रहा था कि अगर आपने कोई फ्रेट खर्च किया है परचेज में, वो जोड़ लीजिए। अगर आपने कोई इंश्योरेंस खर्च किया है तो जोड़ लीजिए। नाउ इसमें हमारा फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस इंकर्ड अमाउंटिंग टू 40,800, तो ये हमारा था 40,800। बोलिए, क्लियर हो गया? यस तो यानी कि हमारी कॉस्ट बन गई 9,40,800। क्वांटिटी हमारी चल रही थी 10,000 किलोग्राम्स, यही था। यस, ओके। बेटे मुझे बताएंगे तब मैं आगे चलूंगा। Yes, sir. ठीक है। नाउ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटेड टू ₹25,000। ये परचेज करने में जो मनी इन्वॉल्व था उसके लिए आपने बैंक से लोन लिया था, उसके लिए आपको 20,000 रुपीज देने पड़े। क्या ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बोलिए यस और नो। जल्दी से बताएं, यस और नो। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? सो यस। एक स्टूडेंट का कहना है कि यस ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं पेंडिंग रखता हूं और मैं इसको ट्रीट नहीं कर रहा, इसको बाद में ट्रीट करूंगा। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में कि नॉर्मल ट्रांजिट लॉस हुआ था 2%। क्योंकि ये गिवन है, ये नॉर्मल लॉस है और हम इसका ट्रीटमेंट जानते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस नॉर्मल लॉस। बताएं कितना नॉर्मल लॉस हुआ? बताएं नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है? बोलिए, बोलो ना। चैट में लिख दो भाई,
सर 200। 200 किलोग्राम्स। 200 किलोग्राम नॉर्मल लॉस है यस। बेटे? सभी स्टूडेंट Yes, sir. बताइए, 200 किलोग्राम नॉर्मल लॉस है? Yes, sir. क्या नॉर्मल लॉस की वजह से मैं अपनी कॉस्ट को कम कर लूं? नो सर। मैंने अभी Sir, आपको cost increase. मैंने अभी आपको यही कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की थी कि नॉर्मल लॉस बिजनेसमैन कहता है कि ये मेरा लॉस नहीं है, मैं इसको बियर नहीं करूंगा, इसको तो कस्टमर को बियर करना है, मैं इसकी कॉस्ट बढ़ाऊंगा। कॉस्ट बढ़ाने का मतलब ये है कि अब मेरी कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, लेकिन ये लिया जाएगा कि 9,800 किलोग्राम 9,40,800 रुपीज के होंगे। तो बताएं 1 यूनिट की कॉस्ट अब क्या हो गई? बोलिए। कैलकुलेटर है तो फटाफट से चलाइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। 1176। वन कितनी बता दी आपने? अच्छा सर मेरे मैंने सिर्फ ये कहा कि क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन मैं कॉस्ट को कम नहीं करूंगा। पहले मैं कह रहा था कि मेरे 10,000 किलोग्राम जो यूनिट आए हैं वो 9,40,800 के हैं। मुझे पता चला 2% क्वांटिटी लॉस्ट हो गई, लेकिन वो नॉर्मल लॉस था, इसलिए अब मैं कहूंगा कि मेरे पास जो 9,800 किलोग्राम है उसकी कॉस्ट 9,40,800 रुपीज है। बिल्कुल ठीक। हेमंत ने 96 रुपीज लिखा है। अब देखिए, सभी ने लिख लिया हो तो मैं प्रोसीड करूं। अब यहां क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान देना, कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड 9,760 किलोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ? एबनॉर्मल लॉस। 40 kg का एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब हुआ, दोबारा बोलो हितेश। 40 kg का एबनॉर्मल लॉस। 40 केजी का एबनॉर्मल लॉस। क्या बाकी स्टूडेंट्स को यह बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक। इन्होंने कहा कि सर हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 9,800 किलोग्राम बनते थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रिसीव किए हैं 9,760 किलोग्राम। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ है हमें 40 किलोग्राम का। बोलिए, क्या इस 40 किलोग्राम के एबनॉर्मल लॉस को भी ऐसे ट्रीट कर दूं, यहां पर ब्लैंक लिख दूं, चलेगा? सर 96 रुपीज के हिसाब से हम इसको वो करेंगे ना। बिल्कुल ठीक कहा। किसने कहा? बिल्कुल ठीक कहा कि 96 रुपीज पर यह लॉस बिजनेसमैन को खुद उठाना पड़ेगा। तो 96 इंटू 40 ये हो गया 3,840 रुपीज। इसका मतलब जो हमें गुड्स एक्चुअली रिसीव हुए हैं 9,760 किलोग्राम, उसकी प्राइस हो गई मेरे ख्याल से यही आएगी 9,40,800 माइनस 3,840, 9,36,960। 9,36,960 एट द रेट ऑफ 96। बस मेरा यहां दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरे गुड्स की कॉस्ट बढ़ती नहीं है, वो नॉर्मल लॉस की वजह से बढ़ती है। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। आप लोगों की पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी कि इतने बड़े क्वेश्चन में आप अभी भी बने हुए हैं। कई सारे स्टूडेंट सरेंडर करके जा चुके हैं। चलिए, अब इसमें से नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड 9,760 किलोग्राम, तो इसका मतलब आपने समझ लिया 40 किलोग्राम का नॉर्मल लॉस, एंड कंज्यूम्ड 9,500 किलोग्राम। अब इसमें से कंपनी ने
9,500 किलोग्राम कंज्यूम कर लिया। कहां कंज्यूम कर लिया? अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में। और इसका मतलब रिमेनिंग 260 किलोग्राम कंपनी के पास बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 96 इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बताएंगे। बताएं, क्या आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि कंपनी ने 9760 केजी रिसीव किया और 9500 कंज्यूम किया। कंज्यूम कहां किया होगा? अपना प्रोडक्ट बनाने में। और बाकी का जो है वो रॉ मटेरियल अभी बच गया, कंज्यूम नहीं हुआ, वो बच गया। बोलिए, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। यस। तो फिर मुझे इसकी वैल्यू बताएं, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू बताएं कितनी है? $24,960। 9,500 किलोग्राम जो आपने कंज्यूम किया है, इसकी कॉस्ट क्या है? 9,12,000। बिल्कुल ठीक बताया, 9,12,000। चाहे आप इसे एट द रेट ऑफ 96 कर लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए, 9,12,000। क्लियर हो गया? ये आपका रॉ मटेरियल M1 चल रहा है अभी तक। ये आपका रॉ मटेरियल M1 चल रहा था। ओके। और क्वेश्चन कह रहा था कि राज्यस्थली लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ओम यूजिंग रॉ मटेरियल M1। ओके। और यहां लिखा है कि कंपनी ने कंज्यूम किया 9500 किलोग्राम ऑफ M1। 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। एक यूनिट बनाने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल खर्च हो जाता है। तो बताएं, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तब पता चलेगा कि मैंने कितने फिनिश्ड गुड्स इससे बनाए होंगे। 9500 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब 1900 फिनिश्ड गुड्स बनाने में ये मेरी कॉस्ट लगी थी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। क्वेश्चन कह रहा था मैंने 9500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम किए हैं, तो हमने रॉ मटेरियल से कितने फिनिश गुड्स बने ये निकाला। कैसे निकाला? डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। बोले, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। आप इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कह सकते थे, 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 96, तो हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल लग रहा है वो लग रहा है 96 इंटू 5, 480 रुपीज। यहां से भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा कि 9,12,000 का रॉ मटेरियल लगा, 1900 यूनिट्स के प्रोडक्ट बने, तो आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई रॉ मटेरियल की 480 रुपीज। बोले, ये 480 की कैलकुलेशन समझ में आ गई? कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब नेचर का है और कोई बात नहीं है। 480 रुपीज हमारा एक यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है, बस ये हमने इसका आंसर निकाला है। बताएंगे यस और नो? सर 480 प्राइस है ना हमारा? हाँ जी, 480। 480 अब आपका 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में मटेरियल की कॉस्ट है। पुनीत ने लिख दिया है कि सर यस क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। अब वापिस आते हैं अपने एएस के पास। इसका मतलब हमने ये निकाल लिया
कि जो हम ओम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 480 रुपीज है। अब मुझे बताइए, मैं वापस चलता हूं। एएस कहता है कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स। हमारी कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं। पहली आती है कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरी आती है हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सभी स्टूडेंट समझेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में जो कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। इस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आता है? एक तो आता है डायरेक्ट लेबर। कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो लेबर कॉस्ट आएगी नहीं आएगी? उसी लेबर कॉस्ट को उन्होंने कहा कि ये आपकी लेबर कॉस्ट आएगी, प्लस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। जल्दी जल्दी लिखिए और मुझे आंसर दीजिए सो दैट मैं समझाऊं आपको ये पॉइंट। यस सर। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहता है कि आप जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएंगे तो आपके पास एक फैक्ट्री होगी। उस फैक्ट्री के अंदर ही तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, और उस फैक्ट्री में 2 तरीके की कॉस्ट लग रही हैं, एक फिक्स लग रही है और एक वेरिएबल लग रही है। प्लस वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको आप लेबर चार्जेस पे कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। तो ये भी आपकी फिनिश्ड गुड्स में बनाने में ये कॉस्ट खर्च हुई, तो आप इसे कॉस्ट में ऐड कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, इसे कॉस्ट में ऐड करते हैं। नाउ आप जो एक प्रोडक्ट एम बना रहे थे उसमें आपने ये निकाल लिया था कि सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है 480। अब उसे बनाने में कुछ लेबर का खर्चा लगा होगा, उसे बनाने में कुछ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे होंगे, और उसे बनाने में कुछ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे होंगे। क्वेश्चन में चलते हैं। पढ़ूं? पढ़े बेटे? यस सर। यस यस सर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगाई है 2,28,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगाई है 2,28,000। ठीक है, तो 2,28,000 की आपने कॉस्ट लगाई है, 1900 यूनिट्स आपने बनाए थे, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में लेबर की कॉस्ट आई 120। उसके बाद डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आई आपकी 57,000, और टोटल डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आई आपकी 57,000, और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आई 1,20,000। तो पहले हम ये ले लेते हैं जो हमारी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आई है, ये आई है 57,000। 1900 यूनिट्स को बनाने में 3 रुपीस। ओके, सॉरी 30 रुपीस। हाँ जी, लिख लिया बेटे? आंसर दीजिए मुझे। यस सर। यस सर। क्वेश्चन कह रहा था कि आपने
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगाई 2,28,000, तो हमने कहा ठीक है 1900 यूनिट्स बनाए हैं। डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आई 57,000, तो डायरेक्ट का मतलब यहां पर वेरिएबल से है, हालांकि उसने एग्जैक्टली ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब वेरिएबल होता है। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आई है 1,20,000। अब यहां पर अगर हम जाएं तो मैंने आपको एएस का कंसेप्ट बताया था कि एएस कहता है अगर आपने कोई फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड लगाए हैं तो उसकी कॉस्ट आप नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन से कैलकुलेट करिएगा। इसका मतलब यहां समझाता हूं, आपकी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है 1,20,000। ये कॉस्ट आपकी 1900 यूनिट्स की नहीं है, ये कॉस्ट आपकी पूरे ईयर के लिए है। क्या यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो कह रहा है ये मेरी कॉस्ट पूरे ईयर की है? समझ में आया यहां पर? बोलिए। यस सर। बेटे अब थकने की जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन फटाफट खत्म होने वाला है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जो लगी है 1,20,000 वो ईयर की है, और ईयर में हम नॉर्मली 20,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है। इसका मतलब 1 यूनिट को बनाने में जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो आएगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000। क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग ईयर में 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट पे करते हैं और 20,000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये 6 रुपीज का हो गया। ओके, और यहां लिखेंगे अब अदर कॉस्ट्स। अदर कॉस्ट्स लिखें बेटे? यस। एएस कहता है कि कन्वर्जन कॉस्ट को लगाने के बाद अगर कोई और कॉस्ट भी आपने लगाई है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा है इंक्लूड ऑल अदर कॉस्ट्स इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन। तो इस बात का मतलब थोड़ा समझना मुश्किल है। यहां पर वो कह रहा है कि अगर आपने मान लो कोई रॉयल्टी दी हो तो उसको इंक्लूड कर लेना। ओके, अगर आप मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन करते हैं और उसके लिए आप कोई रॉयल्टी देते हैं तो आप रॉयल्टी को इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस यहां पर वो साफ साफ कहता है डू नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट्स। लिख लेंगे तो मुझे यस और नो कर देंगे, तो मैं इस पॉइंट को भी आपको समझा दूं। अदर कॉस्ट में आप वो सभी कॉस्ट ऐड कर सकते हैं जो आपकी इन्वेंट्री की प्रेजेंट लोकेशन तक आने में खर्च हुई है। तो कन्वर्जन कॉस्ट को छोड़ के और क्या हो सकता है? रॉयल्टी हो सकती है, और रॉयल्टी नहीं लगी है तो फिर बाकी चीजों को आपको कंसीडर नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को कंसीडर नहीं करना, इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना। ऐसा एएस में लिखा हुआ है। बोले, लिख लिया? यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। बाकी बच्चे बताएं, आप लोगों ने भी लिख लिया? यस सर। यस सर। एकदम एनर्जी खत्म हो रही है। बस यहां देखिए, अब मुझे बताइए किसने कहा था कि इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है? क्या उसे इस बात का आंसर मिल गया कि एएस ने कहा है इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना? बोलिए, क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है?
इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है या नहीं करना? जल्दी से आंसर दीजिए, बोलिए नहीं करना, बात खत्म। No, sir. No, sir. हमने लिखवा दिया ना अभी ये आपको लिखवा दिया कि एएस में लिखा हुआ है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हो मत ऐड करना कॉस्ट में, इंटरेस्ट दिया हो मत ऐड करना। तो ठीक है, इंटरेस्ट को हमने छोड़ दिया और फिर हमारे पास और कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दी ही नहीं हुई, खत्म। ओके, नाउ अब देखिए, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ओम वर 7,50,000 एट द रेट ऑफ 750। मुझे बताएं कितने यूनिट सेल हो गए, बताएं कितने यूनिट सेल हो गए? 750. सर 1000। 1000 यूनिट सेल हो गए बेटे, Okay, sir. Sorry. ठीक है। अब वापस चलते हैं नीचे और यहां पर इसको ऐड करते हैं। ये हुआ 6, 8 2 10, 10 and 3 13, 1 कैरी 636। यानी मेरे ओम की जो कॉस्ट है वो 636 है। 1900 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए हैं। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 1000 यूनिट सेल कर दिए हैं, 900 यूनिट्स हमारे स्टॉक में बच गए हैं एट द रेट ऑफ 636। ये हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई 5,72,400 और इंटू 636 कर दूं तो ये हमारी COGS आ गई। बताएं, अगर किसी बच्चे को इसमें भी डाउट है तो बताएं। जल्दी बोलो बेटे। नाइनटीन 1900 यूनिट्स बनाए थे और वो जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि हमने शायद 7,50,000 की सेल की है 750 के रेट से, वहां से पता चल गया कि हमने 1000 यूनिट सेल कर दिए हैं और हमारे पास 900 यूनिट्स का स्टॉक बचा हुआ है। स्टॉक की कॉस्ट कितनी आएगी? 636 के हिसाब से कॉस्ट आ जाएगी 5,72,400। बोलिए बेटे, क्लियर हुआ? आगे चलें? यस। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर, एक सेकंड के लिए ऊपर कर दो। हाँ, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट है। बोलिए क्यों इतनी देर लग गई, कहां नहीं समझ में आ रहा? क्या प्रोसीड करें बेटे? किसका नहीं हुआ अभी? यस। Yes, sir. हाँ, वापिस चलते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कह रहा था कि देयर वर नो ओपनिंग इन्वेंट्री विद रेफरेंस टू AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्या हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं बेटे? क्या ये 40 किलोग्राम के रॉ Yes. मटेरियल लॉस की बात कर रहा है? 3,840, ठीक है। Yes, sir. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बोलो। यस। 900 यूनिट्स का अभी हमने निकाला और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ये भी हम निकाल चुके थे। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 24,960, यही तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है बेटे। ये सारा हम कर चुके हैं, पर वो कह रहा है कि इफ, कह रहा है अभी कैसे कर दिया तुमने, अभी तो इफ लगा हुआ है। हमने कहा अच्छा इफ बताओ भाई क्या है। अब सभी लिखना छोड़ करके मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बोलिए, समझाऊं? Yes, sir. कहता Yes. है आपने आंसर देना है इफ फिनिश्ड यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ 800 रुपीज
सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 10% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताएं एनआरवी कितना हो गया इसका? 800 रुपीज का आप सेल कर सकते हो, 10% की ब्रोकरेज देनी होगी। बताओ कितना हो गया? इसमें भी थक गए क्या? 800 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, 10% की ब्रोकरेज है, तो 720 हो गया। बोलिए ना बेटे। Yes, sir. बोलिए। सब थक Yes, sir. गए। इसमें क्या बात है? वो कह रहा है कि 800 रुपीज का आपका सेलिंग प्राइस है, लेकिन 10% की ब्रोकरेज देनी होगी। तो इसका मतलब आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो गई? 720 हो गई। बोलिए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आपकी कॉस्ट थी 636 रुपीज और आपकी एनआरवी है 720 रुपीज। तो आपकी कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो तो बताओ। जब कॉस्ट कम आ रही है तो मैं स्टॉक की वैल्यू यही दिखाऊंगा ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यानी कि अगर मेरा ऑप्शन नंबर 1 है कि सेलिंग प्राइस 800 है और सेल्स कमीशन 10% है, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 720। तो उस केस में 900 यूनिट्स की ये जो मेरी कॉस्ट आ रही थी ये लोअर है, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो आ रही थी 24,960, ये दोनों ठीक वैल्यू बन गई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि फिनिश्ड यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ 700 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 10% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अगर आपका प्रोडक्ट 700 का सेल होगा, 10% की ब्रोकरेज होगी, तो आपको फाइनली क्या प्राइस रियलाइज होगा? जल्दी बोलिए। 630। 630. नाउ अब Yes, कंसेप्ट sir. आ गया। अब कंसेप्ट आ गया हमारा सेकंड केस में कि हमारे पास फिनिश गुड्स है 900, उसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है 636, जबकि उसका एनआरवी वो बता रहा है 630। तो बताओ मेरे फिनिश गुड्स की स्टॉक की वैल्यू मैं कितनी दिखाऊं? 900 इंटू वट? बोलो ना बेटे। Sir, 630. इसमें तो कोई सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं। 900 इंटू 630 कितना हो गया? 5,67,000। क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और बच गया, उसका आंसर दें और खत्म। मेरे पास रॉ मटेरियल भी बचा हुआ था, यहां देखिए मेरे पास रॉ मटेरियल बचा हुआ था 260 किलोग्राम। रॉ मटेरियल बचा हुआ था 260 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 96, जिसकी वैल्यू आ रही थी 24,960। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यही बचा था। सर इसका क्या होगा? नाउ इसके लिए AS2 में एक नोट है, वो और लिख लीजिए और ये खत्म। लिखिए मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज। एएस कहता है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल है held for use are not written off, material and other supplies held for use are not written off if finished product in which they will be consumed are expected to be sold at
और अबव कॉस्ट। पहली लाइन लिख लेंगे तो रीड करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ये लाइन आपको समझ में आई। मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज, अगर आपने कोई मटेरियल रखा हुआ है, आर नॉट रिटन ऑफ, आप उन्हें कम नहीं करेंगे अगर फिनिश प्रोडक्ट इन विच दे विल बी कंज्यूम्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। अगर आपके पास कोई मटेरियल पड़ा हुआ है वो आप फिनिश गुड्स में यूज करेंगे, अगर आपका फिनिश गुड्स कॉस्ट पर सेल हो जाएगा या कॉस्ट से ज्यादा पर सेल हो जाएगा तो आपको रॉ मटेरियल के प्राइस को कम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटे लिख लिया, समझ लिया? यस ये पॉइंट क्या कह रहा है? यस सर। सभी ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है मुझे बताइए। आपकी ओम की कॉस्ट कितनी थी? आपकी ओम प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई थी? 636। एक ही बच्चे ने आंसर दिया, बताएं ओम की कॉस्ट कितनी आई थी? 636। सभी 636 आई थी। अगर पॉइंट नंबर 1 देखें तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ था कि 800 रुपीज में सेल करेंगे, 10% कमीशन होगी, 720 मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कहता है कि अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं, मान लीजिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपने देखना यह है कि जिस फिनिश प्रोडक्ट में आप उसको लगाने वाले हैं, हम ओम में लगाने वाले हैं, क्या वो ओम अपनी कॉस्ट 636 से ज्यादा पर सेल हो जाएगा? अगर ऐसा है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, हो सकता है कि मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइस रिड्यूस हो जाएं। एएस कहता है कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइस रिड्यूस हो जाएं तो आपने ये देखना है, आप रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, रॉ मटेरियल आप प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीदते हो। अगर आपका प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट रिकवर कर सकता है तो आपको रॉ मटेरियल के प्राइस को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बताएं, क्लियर हो गया? यस सर। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है बस। हाउ एवर, एएस कहता है हाउ एवर वेयर डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ मटीरियल्स indicates where decline in the price of materials indicates that the cost of finished product exceeds net realizable value। यहां पर देखिए, यहां पर एएस कह रहा है कि अगर प्राइसेस रॉ मटेरियल के डिक्लाइन हो गए हैं और फिर ऐसा हो गया है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 636 एक्सीड्स एनआरवी और आपकी एनआरवी रह गई है 630। केस नंबर 2 जो था, केस नंबर 2 कह रहा था कि हमारा 700 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, 70 रुपीज की ब्रोकरेज लगेगी, एनआरवी मिलेगा 630। यही कह रहा था? बोलिए। यस सर। यस यस सर। इसी लाइन को दोबारा पढ़ता हूं। वेयर डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ मटेरियल इंडिकेट्स दैट कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्सीड्स एनआरवी। क्या आपकी कॉस्ट एनआरवी से ज्यादा हो गई है? हां। अब बताइए, क्या आपके फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट रिकवर हो पाएगी? नो सर। अब नहीं रिकवर हो पाएगी।
लॉ पहले एएस कह रहा है कि अगर आपकी कॉस्ट रिकवर हो सकती है तो रॉ मटेरियल को नीचे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अगर केस ऐसा हो जाए कि मटेरियल के प्राइस कम हो गए हैं, फिनिश प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए हैं, तो मैंने जो मटेरियल लगा के प्रोडक्ट बनाया था वो अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएगा। तो एएस कहता है मटेरियल्स आर रिटर्न ऑफ। तब आपको मटेरियल्स को रिटर्न डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा टू एनआरवी। आपको एनआरवी पे लाना पड़ेगा। और इन सच अ केस रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज टू बी टेकन। अगर आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो एनआरवी को एक्सीड कर रही है तो फिर आपको अपने रॉ मटेरियल को रिड्यूस करना होगा, उन्हें एनआरवी की वैल्यू पर लाना होगा। और एनआरवी की वैल्यू लेने का इंडिकेशन होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऐसा एएस ने कहा है। लिख लिया? बोलिए, लिख लिया? अब क्वेश्चन में देखिए, इसीलिए क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ था कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, 90 रुपीज। दिख रहा है? बोलिए। यस सर। यस रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सर ऊपर वाले केस में भी दिया हुआ था, लेकिन ऊपर वाले केस में मेरी एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा थी, इसलिए रॉ मटेरियल को रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट केस 1 में नहीं है। केस 2 में क्योंकि हमारे फिनिश गुड्स की कॉस्ट जो है वो एनआरवी से ज्यादा हो चुकी है, अब वो रिकवर नहीं हो पाएगी, तो मुझे रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को लेना होगा। तो यानी केस नंबर बी में मैं अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को 96 पे ना दिखा के 90 रुपीज पे दिखाऊंगा। 260 इंटू 90 ये हो जाएगी 23,400। और अब ये खत्म हो गया हमारा 5,90,400। लीजिए बेटे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हमने अब यहां पर कंप्लीट कर दिया। अरे बेटे नेहा तिवारी, नेहा तुम भी क्लास में बैठे हुए हो, तुम्हारा तो बीकॉम प्रोग्राम है, ये तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो गया। नेहा मैडम कह रही है मेरे सर में दर्द करवाया सर, मैं तो बीकॉम प्रोग्राम से थी। ये बीकॉम ऑनर्स एग्जाम में 2021 का ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। और नेहा कह रही है कि नहीं सर मैं थकी नहीं हूं, बहुत इंटेलिजेंट है नेहा तू पढ़ने में। तो ये हमारा ओपन बुक एग्जाम का जो क्वेश्चन था ये बेसिकली पूरे एएस का ओवरव्यू था। तो पहली बार जब आप पढ़ेंगे, अब आपको समझ में आ गया, जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो आप इसे एएस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इसमें दो बातें हमने सीख ली, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में आ गया है तो इसलिए आपके इंटरनल्स में या आपके एक्सटर्नल में आने की पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ गई है। तो एक तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरा ये है कि इससे आपको एएस रिकॉल करने में हेल्प मिल जाएगी। जो बच्चे सीए कर रहे होंगे, सीए फाउंडेशन, वहां तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो थ्योरी में पूरा का पूरा एएस लिखने को बोल देते हैं। तो हमने एएस का लगभग 80 to 90% पार्ट यहां पर कवर कर लिया है। अब एएस में केवल एक ही पॉइंट बचा था, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। तो वो हमारे यहां पर कहीं है नहीं। हाँ, आस्था कह रही है कि सर मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया आधा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आस्था कुछ भी नहीं था, हमें अलग अलग फैक्ट्स दिए हुए थे और हमें कॉस्ट को निकालना था। तो कॉस्ट को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को ऐड किया, लेबर की कॉस्ट को ऐड किया, ओवरहेड की कॉस्ट को ऐड किया। बस हमने कॉस्ट निकाली, एनआरवी निकाली, कंपैरिजन कर दिया। घर जाके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था ओपन बुक एग्जाम में कुछ पेपर्स बहुत ज्यादा हार्ड बनते हैं। अब मैं एक दो प्रोफेसर्स का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो जब भी पेपर बनाते हैं तो इसी तरीके की पोजीशन कर देते हैं
कि बच्चा कहता है कि सर ये क्या हो गया। खैर आस्था आप ट्राई कीजिएगा शायद दोबारा से पढ़ने पे आपको बात समझ में आ जाए कि हमने कैसे किया। और बताएं, किसी और बच्चे को भी नहीं समझ में आया हो तो बताएं। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ही बच्चे पढ़ के जाएंगे, सबके लिए नहीं होता। 90% बच्चों के लिए तो हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। बाकी कोई स्टूडेंट बताएं, कुछ और बचा हो, कुछ और क्वेरी हो, अदरवाइज हम इस क्लास को अब वाइंड अप करें। और चैप्टर भी हमने जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया है। कुछ अगर बुक रीड करेंगे तो अब मेरे ख्याल से आपको काफी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आस्था, तुम्हारे कॉलेज में बुक कौन सी लगी हुई है? सर जे.आर. मोंगा। अच्छा, जहां तो जे.आर. मोंगा लगी है वहां के प्रोफेसर तो क्वेश्चन को टच ही नहीं करेंगे, बात ही खत्म हो गई यस सर, उन्होंने तो कब तक खत्म कर दिया चैप्टर। हाँ, उन्होंने चैप्टर खत्म कर दिया होगा, बट कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी थे जिनके पास बीके गोयल सर की बुक होगी। और बुक से ज्यादा बात ये थी कि ये ओपन बुक एग्जाम का क्वेश्चन था, तो थोड़ा हार्ड जरूर था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि काफी सारे स्टूडेंट्स इसको समझ पाएंगे। तो जो समझना चाहते हैं उनको जरूर मैं समझाऊंगा, इसलिए हमने आपको करवा दिया। सर एक बार वापस आप क्वेश्चन दिखाएंगे? क्वेश्चन दिखा देते हैं, लीजिए, ये लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके सर, थैंक यू। जिनके पास जे.आर. मोंगा की बुक हो, उस क्वेश्चन की पिक खींच लीजिए। लवली को समझ में आ गया, इसलिए लवली कह रहा है अच्छा क्वेश्चन था सर। लवली, तुम्हारे पास कौन सी बुक है? सर जे.आर. मोंगा ही है। जे.आर. मोंगा ही है, ओके, वेरी वेरी गुड। ये कुछ बोला है लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई क्या बोला है तो बेटे कोई क्वेरी बची है, वाइंड अप करें? सर शायद मैं टीम्स में ऐड नहीं हूँ। बेटे टीम्स में मैंने किसी को ऐड नहीं किया हुआ है। टीम का लिंक हम लोग उसमें डाल देते हैं ग्रुप में, और ग्रुप से फिर हमने इसको आज क्लास को स्टार्ट किया। और लकीली मैं भी आज एंटर नहीं कर पा रहा था, पता नहीं मुझसे क्या गड़बड़ हुई, टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सर चैट बॉक्स में ये शो हो रहा है, यू आर नो लॉन्गर अ पार्टिसिपेंट। नो लॉन्गर अ पार्टिसिपेंट पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, पुनीत पूछ रहा है कि सर ओपन बुक एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ही हार्ड आते हैं या ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे? बेटे ओपन बुक एग्जाम में सारे पेपर हार्ड नहीं आते, कभी कभी कुछ पेपर्स हार्ड आ जाते हैं। अब वो किस प्रोफेसर ने बनाया, किस माइंडसेट से बनाया, हम नहीं कह सकते। बट अकाउंटिंग का पेपर बीकॉम ऑनर्स का आपके सामने क्वेश्चन है, और अकाउंटिंग का इवन बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन वो भी हार्ड था। तो जब भी अकाउंटिंग का पेपर हार्ड आता है ना, तो हमारे मन में एक प्रोफेसर का नाम आ जाता है। अंश कह रहे हैं सर आपने इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। बेटे मैंने कौन से 2 इंपॉर्टेंट बता दिए? मैंने तो कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन, एक परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक था और एक और था ना सिग्निफिकेंस ऑफ। एक सिग्निफिकेंस थ्योरी में बताया था और एक थ्योरी में परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक बताया था। 2 थ्योरी के वो सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन है सर। हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्या होता है? अगर आपका स्टॉक सही निकलेगा तो आपकी इन्वेंटरी की वैल्यू सही निकलेगी, तो ये सिग्निफिकेंस होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड रुकिए, अगर आप नोट करना चाहें तो 4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंस में। एक तो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इन टीचरों के पास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के पास नहीं है। ये कोई कुछ बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? कौन सी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास? एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आपकी एक तो इनकम स्टेटमेंट ठीक बनती है, आपकी बैलेंस शीट ठीक बनती है, आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेशियो एनालिसिस। बोलो, पढ़ा था? Yes, sir. तो Yes. अगर आपकी स्टॉक की वैल्यू गलत आएगी तो वो आपकी स्टॉक की रेशियो गलत आएगी। ये 4 पॉइंट हैं आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, कि अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ठीक होगी तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में वैल्यू ठीक जाने से जीपी ठीक आएगा, एनपी ठीक आएगा, तो इनकम ठीक आएगी, बैलेंस शीट ठीक से अपनी पोजीशन बताएगी, आप अगर एनालिसिस करेंगे तो ठीक मिलेगी, और अगर कोई लॉ का कंप्लायंस है, जैसे जीएसटी कहता है अपनी स्टॉक की वैल्यू बताओ, तो वो आपकी कंप्लायंस हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंस के पॉइंट हैं, अगर हम बुक में देखें तो बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने आपको उसका मेन बता दिया है। जिनके पास भूषण गोयल है उनकी बुक में पेज नंबर 2-3 पे मुझे दिखाई दे रही हैं, और जिनके पास में इसका नोट आप बना लेना। जेआर मोंगा में भी पेज नंबर 1 और 2 के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है बेटे, और बताएं। सर शैल वी लीव द क्लास? हाँ जी, सर क्लास लीव कर सकते हैं? नहीं समझ में आया ऋतिक, क्या कह रहे हैं? सर क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं तो अब वही पूछ रहा हूं, कोई क्वेरी बची है या मैं इसको वाइंड अप कर दूं? अब यही पूछ रहा हूं आपसे। तो मेरे ख्याल और कोई क्वेरी नहीं है। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास कब होगी वो देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो मैं ग्रुप के ऊपर ही अपडेट करूंगा। मोस्टली इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक इजी चैप्टर था तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम कोशिश करेंगे पहले डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद धीरे धीरे करके चैप्टर, हार्ड चैप्टर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, Okay, sir. चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू। Thank you, sir.